छायावाद पर यहाँ सब इकट्ठा होकर के आज उस पर परिचर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और हमारे विद्यार्थी कल उस पर कुछ और भी प्रखरता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम अधिक कुछ ना बोलते हुए हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज सर को आज के विषय पर इन तमाम विविध बिंदुओं पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन पंक्तियों के साथ नील परिधान बीच झुमार रहा अति खुला है, खिला हो जीव बिजली का फूल, मेघ पर बीच गुलाबी रंग। आदरणीय डॉक्टर पंकज सर। सर्वप्रथम संकट काल के इस चुनौती भरे दौर में आप सभी का आगमन महाविद्यालय परिवार के उत्साह में वृद्धि करने के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। समृद्ध मंच पर विराजमान हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, आप अपनी सहधर्मिणी के साथ पधारे हैं, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों के बेहद अजीज प्रोफेसर हरशंकर मिश्र जी, विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हम लोगों की बड़ी बहन प्रोफेसर भारती जी, जो महामाया डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज महोना में प्राचार्य हैं, एवं सुप्रसिद्ध कथा लेखिका डॉक्टर रजनी गुप्त जी, आप मैथिली शरण गुप्त जी के परिवार से संबंध रखती हैं, आपका भी हम लोग स्वागत करते हैं। हमारे महाविद्यालय परिवार के अभिभावक, संरक्षक एवं मार्गदर्शक प्रबंधक इंजीनियर वी.के. मिश्र जी, प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र जी, समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना कुमारी जी, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य दिनेश चंद्र दत्त राम पांडे जी, मेरे हमराही हम पेशा मेरे शिक्षक साथियों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आज यह एक दिवसीय संगोष्ठी की जो प्रेरणा स्रोत है वो हमारे माननीय अध्यक्ष हिंदुस्तानी एकेडमी डॉक्टर उदय प्रताप जी हैं। आपने पुरजोर ढंग से मुझसे कहा था कि छायावादी साहित्य पर कोई संगोष्ठी कर लीजिए, और मेरे दिमाग में यह विचार तत्काल पहुंच गया कि इस समय प्रदेश सरकार मिशन शक्ति का एक आंदोलन चला रही है, तो क्यों न इसी छायावादी उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए हम छायावादी साहित्य में नारी स्वर को जागृत करें। और इसलिए यह हमने अपने विभाग के शिक्षकों के साथ चर्चा की, उन्होंने एक स्वर से कहा नहीं, इससे अच्छा विषय कोई हो ही नहीं सकता। छायावादी साहित्य के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ऐसे अवसर पर यह विषय अति प्रासंगिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही यह बात आदरणीय प्रबंधक जी के समक्ष रखी हम लोगों ने, वैसे ही प्रबंधक जी ने तुरंत हाँ कर दिया। हम सभी महाविद्यालय परिवार के लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रबंधक जी के नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं एक अच्छे विद्यार्थी और गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त है, इसलिए वे सेमिनार और संगोष्ठी की महत्ता को समझते हैं और तत्क्षण उन्होंने कहा नहीं, यह होना चाहिए। और प्रथम वार्तालाप में ही प्रोफेसर भारती जी और रजनी मैडम ने स्वीकृत सहर्ष दे दी, ये भी हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और एक विशेष बात प्रबंधक जी आपको हम बता दें कि माननीय अध्यक्ष हिंदुस्तानी एकेडमी की मंशा थी कि एक कार्यक्रम के रूप में आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय श्री लालजी टंडन जी को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करें इस कार्यक्रम के माध्यम से। यह महाविद्यालय के प्रति आपके अनुराग को दिखाता है। यह बात हम लोगों के अंदर अतिरिक्त उत्साह का वेग प्रवाहित करती है। हम संक्षिप्त में छायावाद में भी कुछ बात करते हैं कि साहित्य में नारी स्वर विषय में यह कहना चाहूंगा कि महाकवि व श्रेष्ठ गद्यकार रोज रोज नहीं पैदा होते हैं।
करना पड़ता है। लेकिन हिंदी साहित्य का यह सौभाग्य है कि कवि चतुष्टय व प्रेमचंद, जैनेन्द्र आदि जैसे गद्यकारों का एक साथ आना एवं एक युग का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। छायावाद की उत्पत्ति व विकास में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण परिवर्तन छिपे हुए हैं। कई रूढ़ियां टूटी हैं, नई साहित्यिक मान्यताओं की शुरुआत हुई है। यह युग हिंदी साहित्य का वास्तव में कहा जाए तो ऐतिहासिक दस्तावेज है। हिंदी साहित्य भारतेंद्र युग में विविध विधाओं की उत्पत्ति करते हुए बाल्यावस्था को पार कर द्विवेदी युग की किशोरावस्था में पहुंचकर आदर्शवादी नैतिक संस्कारों व भावनाओं से युक्त होकर अपनी वयः संधि के उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया, जहां एक तरफ 20वीं सदी वयस्क होकर स्वतंत्रता व सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही थी, वहीं हमारा हिंदी साहित्य भी खड़ी बोली साहित्य की नौजवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है। वह गद्य साहित्य भी बालिक हो रहा था, जिसे बालिक होते होते ही छायावाद जैसा रूमानी नाम प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम साहित्य में साहित्यिक नाम की परंपरा छायावाद से ही शुरू होती है। छायावाद साहित्य, विशेषकर काव्य साहित्य का संपूर्ण व्यक्तित्व ही नारीमय है। छायावादी कवि का प्रत्येक स्वर कमनीयता से लिखा गया है। छायावाद संपूर्णता में ही नारी गरिमा से युक्त है। जिस भारतीय संस्कृति की संकल्पना आप जितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं वह करिए, तो सब कुछ छायावाद में हमको मिलता है। छायावादी कवियों की काव्य रचना में वह अभिव्यक्ति हमें प्राप्त होती है। प्रसाद ने भारतीय नारी से कहा कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। इस मनः स्थित से छायावादी साहित्य ने नारी को पाला पोसा व बड़ा किया है। जहां पुरुष के समस्त दुर्गुणों को माफ करने की सामर्थ्य छायावादी नारी में सन्निहित है, वह पुरुष की पथ प्रदर्शिका भी है। लेकिन आज की नारी पुरुष के दुर्गुणों को माफ ही नहीं कर सकती, बल्कि वह उसे दंड दिलाने की भी सामर्थ्य रखती है। इस स्वर का भी बीजांकुरण निराला की कविता इलाहाबाद के पथ पर होती है, जब निराला यह कहते हैं कि गुर हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका। ऐसा नहीं है। प्रसाद ने भी नारी के अधिकारों की पुरजोर वकालत करते हुए कहा है कि भूल गए तुम फुर्सत मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता संबंध बने अधिकार और अधिकारी की। महादेवी प्रसाद व पंत अधिकतर नारी की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति करती हैं। यही कोमलता पर आज की नारी विद्रोह कर आधुनिकता बोध से युक्त होकर समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगी है। पहले बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां छायावाद में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि स्त्रियां वहां भी अपना सिक्का जमा सकती हैं, किंतु आज प्रत्येक स्त्री व महिला सर्वप्रथम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। वह छायावाद की लज्जाशील नारी के व्यक्तित्व के भार से ऊब चुकी है, और आज का जो दौर है वह उस समय का नहीं है, किंतु छायावादी नारी की भी अपनी गरिमा व महिमा है। अगर आधुनिकता बोध के साथ उसका क्षणांश भी व्यक्तित्व में समाहित हो तो भारतीय मनीषा अवश्य विश्व का सिरमौर बनेगी। ईड़ा व श्रद्धा का समन्वित स्वरूप ही भारतीयता का प्रतिबिंब है। हाँ, एक बात मैं ये कहूँगा कि गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी रही है। उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यह बात 37 की है। और हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग से ही नारी के महान कार्यों के संदर्भ में रचनाएं आरंभ हो गई, चाहे वह यशोधरा के रूप में हो, चाहे उर्मिला या कैकेयी का वर्णन हो।
राम, बुद्ध व लक्ष्मण की महानता के पीछे आप तीनों स्त्रियों का ही हाथ है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और थोड़ी सी बात, छायावादी गद्य साहित्य वक्त के साथ साथ वास्तविकता का दामन पकड़े हुए था। 1936 में गोदान पूर्ण हुआ, जिसमें धनिया एक सशक्त गृहस्थ महिला का किरदार निभाने में सफल रही, जिसके माध्यम से नारी के संघर्षमय जीवन को दर्शाया गया। अन्य रचनाकारों ने भी नारी के अंतर्मन को टटोला है, बहुत ही अच्छे ढंग से गद्य साहित्य में पिरोया है। श्रेष्ठ रचनाकारों ने महिला मन की बेचैनी, उत्कंठा व जिज्ञासा को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया, वह चाहे जयवेंद्र की सुनीता ही क्यों न हो या प्रेमचंद की निर्मला, सभी अपने किरदार में उस दौर के आगे की नारी के मन को व्यक्त करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गंगा सिंह जी। सर के विद्वतापूर्ण उद्बोधन से आप लोग अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। मित्रों, सर ने अभी विषय पर बहुत व्यापक दृष्टि से दृष्टिपात किया और हम चाहते हैं कि इसी क्रम में जो हमारे अगली वक्ता हैं, बीज वक्तव्य के तौर पर हम जिन्हें आमंत्रित करेंगे, उन्हें आमंत्रित करने से पूर्व हम बहुत संक्षिप्त में उनका परिचय, उनकी उपलब्धियां साहित्य के क्षेत्र में जो रही हैं वो आपके सामने रखना चाहेंगे। वो समकालीन कथाकारों में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं, सुश्री रजनी गुप्त जी, जिनके 7 उपन्यास प्रकाशित हैं और महिला साहित्य लेखन पर भी मैम का काफ़ी काम है। कहानी संग्रह भी 7 कहानी संग्रह आपके प्रकाशित हैं। स्त्री विमर्श पर आधारित अगर उनकी पुस्तकों की बात करें तो सुनो तो सही, और दूसरी पुस्तक है बहेलिया समय में स्त्री, और इसी तरह से आज़ाद औरत, कितनी आज़ाद, मुस्कुराती औरतें, आखिर क्यों व कैसे लिखती हैं स्त्रियां, इत्यादि की संपादित पुस्तकें हैं। इस तरह से स्त्री लेखन पर भी मैम का बहुत बड़ा कार्य है। बाकी वो लेखिका हैं, जो भी संवेदनशील विषय होता है उस पर उनकी लेखनी बिना चले रह नहीं पाती है। मैं सुश्री रजनी मैम को यहाँ बुलाने से पहले आज का जो विषय है उसकी तरफ इंगित करना चाहूँगा कि छायावाद का जो साहित्य है उसके पूर्व, छायावाद के पूर्व द्विवेदी युग, भारतीय प्रीत काल, भक्ति काल और आदिकाल, अगर आदिकाल से लेकर के और इस द्विवेदी युग तक की साहित्य की बात करें तो स्त्री को वो स्थान मिलता हुआ नहीं दिखता है जो इस काल में दिखा है, छायावाद में दिखा है। डॉक्टर नामवर सिंह जी का इस दृष्टि से कथन काफ़ी द्रष्टव्य है। यहाँ पर नारी के प्रति पहले जो दया का भाव था वह बदल गया। इस युग में नारी ने पुरुष से दया के स्थान पर अपने अधिकारों की मांग की। इस अधिकार भावना ने नारी पुरुष के बीच कहीं समानता का भाव पैदा किया, कहीं स्पर्धा का भाव पैदा किया, तो कहीं उसकी शक्ति को स्वीकार करने के लिए वो बाध्य भी हुआ। हम मैम से अपेक्षा करते हैं कि उनका नज़रिया हमें अच्छी तरह पता है कि वो अपने आत्मविश्वास पर ही अपनी बात रखती है। तो छायावादी साहित्य में निहित जो नारी स्वर है, जो नारी भावना है, जो नारी साहित्य में उसका अवदान प्रदेय है, या साहित्यकारों ने उनका स्थान अन्य साहित्यकार, पुरुष साहित्यकार सही शब्दों में कहें वो निर्धारित करेगा, या स्वयं छायावादी कवियों ने, कवित्रियों ने इस युग में अपनी मिसाल कायम की, जिनमें महादेवी वर्मा जी का नाम आप सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने किसी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। ये पहली बार ऐसा हो रहा था साहित्य में। अपने दम पर ही उन्होंने अपनी बात कही। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बित जाते पल भरा, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते हुए पथ उधार, जो तुम आ जाते एक बार। मतलब इस दम पर और इस निर्भीकता के साथ जब एक नारी अपनी बात कह रही होती है तो आप सोच सकते हैं कि 1930 या 40 छायावाद आप लोग होगा तो 1918 से और 1936 तक का समय था। तो इस कालखंड में अगर कोई स्त्री इस तरह से अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ कहती है तो निश्चित रूप में उस
कालखंड का साहित्य क्या होगा और इसकी स्थिति क्या होगी, ये विमर्श का विषय है। और इसी विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए आज के विषय पर अपना बीज वक्तव्य